आज की कहानी है मौत का कारण। मेरा 5 वर्षीय बेटा वरुण उन दिनों बहुत गुमसुम रहने लगा था। जब से उसकी दादी की मृत्यु हुई तभी से उसका ये हाल था। माँ जी की अचानक मृत्यु ने हमें भी हतप्रभ कर दिया था। पर वरुण तो ये दुख मानो पहाड़ बनकर टूट पड़ा था। मुझे आज भी याद है हमें रोते देखकर किस तरह वरुण भी अपनी दादी की मृतदेह पर गिरकर पछाड़े खा खा कर रो रहा था। उसकी हालत देखकर मैंने अपने आप को संभाला और उसे वहां से उठाकर भीतर वाले कमरे में ले गई थी। मेरे साथ मेरा देवर प्रवीर भी भीतर आ गया था। दादी हिलडुल क्यों नहीं रही? उसने सिसकियों के बीच पूछा। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, प्रवीर बोला। पर वे तो यही हैं, बाहर लेटी हैं। आप लोगों ने उन्हें जमीन पर क्यों लिटा रखा है? उनकी मृत्यु हो चुकी है, प्रवीर दुखी स्वर में बोला। मृत्यु? क्या मतलब? उसने पूछा तो मैं एक क्षण के लिए चुप हो गई। फिर उसे डांटते हुए कहा, बेकार सवाल नहीं पूछते। मगर वो मेरी डांट से अप्रभावित फिर अपना सवाल दोहराने लगा। इस बार प्रवीर ने शांत स्वर में उसे समझाया कि उसकी दादी अब उसे कभी नजर नहीं आएंगी। ना वे उसे कहानियां सुनाएंगी, ना उससे स्कूल की बातें सुनेंगी। ये सब तुम क्यों बता रहे हो उस नन्ही जान को? मैंने भर्राए कंठ से पूछा। बताना जरूरी है भाभी, आजकल के बच्चों को बहलाया नहीं जा सकता। सच सच बता देना ही ठीक रहता है। प्रवीर की आवाज नम हो आई थी। इधर वरुण ये सुनकर जोर से रो पड़ा। उसका करुण रुदन सन्नाटे को चीरकर हर एक के हृदय में उतर गया। वरुण अपनी दादी से बेहद प्यार करता था और वे भी अपने इस इकलौते पोते पर अपना सर्वस्व लुटाती थी। सुबह जैसे ही वरुण की नींद खुलती, वे उस समय बिस्तर पर बैठी माला फेर रही होती थी। वरुण धम से उनकी गोद में बैठ जाता और दादी पोता का वार्तालाप शुरू हो जाता। दादी, आप कितने साल की हैं? 65 साल की, यानी मेरे पिताजी से भी बड़ी। वरुण अपनी दोनों बाहें फैलाकर आश्चर्य प्रकट करता। हाँ, तेरे पिताजी से भी बड़ी। माँ जी उसके भोलेपन पर हंस पड़ती। पर आप तो पिताजी से छोटी हैं। वरुण का इशारा उनके लंबे कद की ओर होता। कद से छोटे होने पर भी उम्र में बड़ा हुआ जा सकता है। ये बात माँ जी उसे उदाहरण सहित समझाती कि उसकी बुआ उसके पिताजी से उम्र में बड़ी हैं। इसीलिए उसके पिताजी उन्हें दीदी कहते हैं, लेकिन कद में वे उनसे छोटी हैं। इस बात को सुनकर वरुण कुछ क्षण सोच में डूब जाता, फिर कुछ समझने की मुद्रा में आंखें झपकाकर कहता, इसका मतलब ये हुआ कि माँ भी पिताजी से बड़ी है। उसकी नादानी पर माँ जी हंसते हंसते दोहरी हो जाती। हर 2-3 दिन बाद इस तरह के संवाद दोनों दादी पोते के बीच अवश्य होते। फिर उसकी अविराम चलती बातों पर रोक लगाती हुई वो कहती, अब बस भी कर, मैं तुझे गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाती हूँ। सुबह का नाश्ता ताकत देने वाला होना चाहिए। हलवा या मक्खन व पराठा, फुसफुसी डबल रोटी नहीं, वो कहती। लेकिन अपने मतों को वे हम पर कभी थोपती नहीं थी। मेरी समझ से यही गुण उन्हें उनकी उम्र के अन्य बुजुर्गों से अलग करता था। मनुष्य की दूसरों पर शासन करने की इच्छा सदा से रही है। रिश्तों के दायरे में बड़ों द्वारा छोटों पर शासन करने की छूट ने ही हमारे पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट घोल दी है। वरुण की दादी में ये बात नहीं थी। सास होने के नाते वे मुझ पर अधिकार जताने के बजाय स्नेह लुटाती थी। यही उनके व्यवहार की विशेषता थी कि वे मुझे सदा माँ से भी अधिक अपनी लगीं। उनकी मृत्यु को 15 दिन हो गए थे। एक एक करके सभी रिश्तेदार विदा हो गए। प्रवीर भी कलकत्ता लौट गया। उसकी नई नई नौकरी थी। ज्यादा छुट्टी लेना संभव नहीं था। जब व्यस्तता से उबरने का मौका मिला, तब मेरा ध्यान अचानक वरुण की अस्वाभाविक गंभीरता पर गया। निरंतर बोलते रहने वाला वरुण एकदम गुमसुम हो गया था। उसका जब तब माँ जी की तस्वीर को एकटक देखते रहना, उनकी अलमारी खोलकर उनकी साड़ियों पर हाथ फेरना, सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। कल से तुम्हें स्कूल जाना है, पुस्तकें बैग में ठीक से रख लो, मैंने वरुण को याद दिलाते हुए कहा।
मगर वह वैसी ही भाव मुद्रा लिए बैठा रहा, जैसे मैंने उससे नहीं किसी और से कहा हो। कल स्केच पेन भी ले जाना बैग में रखकर। मुझे उम्मीद थी कि स्केच पेन स्कूल में ले जाने के मेरे प्रस्ताव से वो अवश्य खुश होगा, मगर इस बार भी वह उसी तरह निर्लिप्त बैठा रहा। मुझे उसकी चुप्पी से अब भय लगने लगा, मगर कुछ क्षण बाद वह स्वयं ही अपनी चुप्पी तोड़कर बोला, माँ, दादी की मौत कैसे हुई? उन्हें किसने मारा? उसका ये सवाल मुझे उसकी चुप्पी से भी डरावना लगा। मैं अवाक रह गई। वह फिर कुछ सोचता हुआ बोला, हमारे घर पुलिस क्यों नहीं आई? दादी के कहीं खून भी नहीं बहा? ऐसा क्यों? दादी की मौत अपने आप हुई, मैंने उसे समझाते हुए कहा। हमारी छाती में बाईं ओर दिल होता है, वो घड़ी की तरह लगातार चलता रहता है। जब वो रुक जाता है तब मौत हो जाती है। नहीं, आप गलत कह रही हैं। मौत चाकू, पिस्तौल, तलवार से होती है, या फिर जेल जाने से और जहर खाने से होती है। वह फौरन बोल पड़ा। मैं अब समझी कि वो क्या कहना चाहता है। मौत का उसका ज्ञान और अनुभव टीवी पर दिखाई जाने वाली फिल्मों तक सीमित था। अतएव उसे फिल्मों में अक्सर दिखाए जाने वाले मौत के कारणों में से एक भी कारण नहीं मिल रहा था जो उसकी दादी की मौत के लिए जिम्मेदार हो। मेरी दादी सो रही थी। आप लोगों ने जबरदस्ती उन्हें ले जाकर जला दिया। उसने अपने अनुभवों के तरकश से एक और तीर चलाया, ये जानते हुए कि उसकी बातें उसकी नादानी के फलस्वरूप उपजी हैं। मेरी रुलाई फूट पड़ी। नहीं बेटे, हम ऐसा क्यों करने लगे? क्योंकि आप उनकी बहू हैं और सास बहू एक दूसरे की दुश्मन होती है। ये भी सच नहीं है, मैंने सिसकियां भरते हुए कहा, पर वरुण मेरे रोने से भी नहीं पिघला। अपने दिल का गुबार निकालकर वो आराम से पलंग पर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। इस छोटे से मस्तिष्क में न जाने कितनी बातें समाई थी। उफ, ये सीरियल और फिल्में बनाने वाले कोई ढंग की चीज नहीं दिखा सकते। मैं मन ही मन उन्हें बुरी तरह कोसने लगी। उसके बाद मैं खुद को कोसने लगी कि हम लोगों ने ही उसे टीवी पर फालतू सीरियल देखने से रोका होता। पर छोटे बच्चों को ज्यादा रोका टोका भी तो नहीं जा सकता। मेरी विचार श्रृंखला तब तक चलती रही जब तक ये घर नहीं आ गए। जब देखो तब इतनी देर लगाकर आते हो, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते? मेरी चिंता क्रोध बनकर इन पर बरस पड़ी। बात क्या है? दफ्तर से लौटने में तो मुझे रोज ही इतनी देर हो जाती है। ये नरमी से बोले तो मुझे अपनी तलखी पर सचमुच शर्म हो आई कि थोड़ी देर तो मुझे सब्र करना ही चाहिए था। दिन भर के थके हारे इनके सामने आते ही शिकायतों का अध्याय थोड़े ही खोलना चाहिए था। मैंने वरुण से हुए संवाद के बारे में उन्हें बताया। तो ये वजह है तुम्हारी चिंता की? मेरी बात सुनकर ये हंसते हंसते बोले, बच्चा है, उसकी बात का क्या बुरा मानना? बुरा मानने की बात नहीं है, मगर जरा सोचो, उसके विचार कितने दिग्भ्रमित हैं, उसका दृष्टिकोण कितना नकारात्मक है। जो बच्चा मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहा, वो जीवन को भी न जाने किस विकृत रूप से ग्रहण करे। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में वो सब कुछ भूल जाएगा। माँ के सबसे करीब वही था और यह उसके छोटे से जीवन का पहला हादसा है। इसीलिए ऊल जलूल बातें उसके दिमाग में आ रही हैं। इसे अधिक तूल मत दो। यही सच हो, मैंने भी आंखें मूंद ली और सोने की कोशिश करने लगी। 10-15 दिन शांति से गुजरे। वरुण ने उसके बाद फिर इस तरह की कोई बात नहीं की थी, पहले जैसा ही था। पर माँ जी की तस्वीर के सामने खड़े होना, उसे एकटक घूरते रहना कुछ कम हो गया था। मैं भी कुछ कुछ निश्चिंत होती जा रही थी। वरुण पहले जितना बातूनी तो अभी भी नहीं था, परंतु बेसिर पैर की बातें बोलने से तो ना बोलना अच्छा। ये सोचकर मैंने इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया था। एक दिन सब्जी खरीदकर लौटते वक्त मेरी मुलाकात वरुण की कक्षा अध्यापिका नेहा से हुई। अच्छा हुआ आपसे यही मुलाकात हो गई, वरना मैं आपको स्कूल में बुलवाने वाली थी। क्यों? क्या वरुण ने कुछ? मेरा कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा।
क्या आपने महसूस नहीं किया कि वह आजकल बेहद गुमसुम और गंभीर होता जा रहा है? दरअसल, जब से उसकी दादी की मृत्यु हुई है। उसकी दादी की मृत्यु कैसे हुई? उन्होंने बिना लाग लपेट के सीधे पूछा। वरुण से ये सवाल सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। अब यही सवाल उनसे सुनकर मैं गुस्से से भरभरा कर बोली, भला और कैसे होगी? बुढ़ापा था, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इसमें इतना पूछने की क्या बात है? मेरी तल्खी से शायद उन्हें कुछ कुछ मेरी बेचैनी का एहसास हुआ। अतः वे मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, आप कृपया अन्यथा ना लें। दरअसल 2-3 दिन पहले मैंने कक्षा में महात्मा गांधी की कहानी सुनाई थी। सुनकर वरुण दोनों हाथों में मुंह छिपाकर रोने लगा। मेरे द्वारा रोने का कारण पूछे जाने पर वो बोला कि गांधी जी की मृत्यु गोली मारने से हुई और उसकी दादी की मृत्यु जलाए जाने से हुई। नहीं, ये सच नहीं है, मैं लगभग चीखती हुई बोली। वरुण की ऐसी बातें सुनकर लोग न जाने हमारे बारे में क्या क्या धारणा बनाएंगे। मैं भी जानती हूँ कि ये सच नहीं है, पर वरुण को फिल्में देख देख कर यही पता चला है कि मौत किसी अस्वाभाविक कारण से ही होती है। उसे सुनी सुनाई बातों से अधिक देखी हुई चीजों पर विश्वास है। ये ठीक भी है। वरुण अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनकी मृत्यु उसके लिए एक भयंकर हादसा है। उसका बाल मन उनकी मृत्यु को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मृत्यु के कारणों की तलाश में है। वे कुछ क्षण रुक कर बोली, उसे उसकी रुचि के किसी काम में व्यस्त कर दें, जिससे वो इस बारे में ज्यादा ना सोच सके। साथ ही उसे टीवी पर भी सिर्फ मनोरंजन और बच्चों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम ही देखने दें। हंसते खिलखिलाते बच्चे का एकाएक गुमसुम हो जाना उसके मानसिक रोगी बनने की निशानी है। अतएव उस पर गंभीरता से ध्यान दें। उसकी कक्षा अध्यापिका ने ठीक ही कहा था। उन्होंने वरुण का कितने अपनत्व से निरीक्षण किया और मेरे क्रोध की परवाह किए बिना मुझे समझाया, सुझाव दिया। मेरा मन आदर से झुक गया। ओ माँ जी, आप इतनी जल्दी क्यों चली गईं? आपके ना रहने के दुख के अलावा हमें और न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं मन ही मन बुदबुदाई। घर लौटने पर वरुण को नौकरानी सुशीला से गपशप करते देखकर जान में जान आई। मैंने कपड़े बदले और सुशीला को छुट्टी दे दी। फिर वरुण को ममता के अंक में भर लिया, पर उसके मुखड़े पर मुस्कान की एक क्षीण रेखा भी नहीं उभरी। वरुण, सबको एक ना एक दिन मरना पड़ता है। मैंने स्वयं ही अप्रिय विषय छेड़ दिया। जानता हूँ। वरुण की आंखों में उदासी झलकने लगी। सब लोग छोटे से बड़े होते हैं और बड़े से बूढ़े। बूढ़े होकर सब अपने आप मर जाते हैं, कोई किसी को नहीं मारता। पर गांधी जी तो बूढ़े थे, फिर भी गोली से। ऐसी एक आध घटना होती है, अधिकतर सभी की मौत अपने आप होती है। आप और पिताजी की मौत भी बूढ़े होकर होगी। फिर मैं अकेला कैसे रहूंगा? दादी भी चली गई। उसका नन्हा मस्तिष्क हमारे बूढ़े होने के साथ साथ स्वयं के बड़े होने की कल्पना नहीं कर पा रहा था। हम बूढ़े होंगे तब तुम भी तो बड़े हो चुके होगे, पिताजी के बराबर। उसने पूछा और शायद आश्वस्त भी हो गया, क्योंकि पिताजी को दादी की मृत्यु का सदमा शांति से झेलते हुए उसने देखा था। उसको मेरी बात पर कुछ कुछ विश्वास हो चला था। उसकी कक्षा अध्यापिका ने कहा कि उसे किसी न किसी हॉबी में उलझाकर रखना बेहद जरूरी है। मगर ऐसा कौन सा काम हो सकता है? पेंटिंग उसे अच्छी तो लगती है, पर ज्यादा देर बैठकर नहीं कर पाएगा। कहानियां सुनना, पर मेरे पास कहानियों का इतना स्टॉक कहाँ। फिर अचानक दिमाग में ख्याल कौंधा, बागबानी। सुबह शाम सुशीला ही हमारी छोटी सी बगिया में पानी देती थी। मैंने सोचा अब से बागबानी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूं और वरुण को भी अपने साथ व्यस्त रखूं। मैं जितना अधिक समय बगीचे में लगाऊंगी, वह उतना ही दर्शनीय होता जाएगा। हाँ, इसके लिए मुझे अपने कढ़ाई बुनाई के शौक को थोड़ा कम करना होगा, पर वरुण की समस्या शायद सुलझ जाए। शायद नित्य उगती बढ़ती हरियाली ही वरुण की सोच को आशावादी और सकारात्मक बना सके।
मेरी योजना सचमुच सफल होती दिखाई दे रही थी। वरुण भी बगीचे में कूदता फांदता छोटे मोटे काम करता। नए बीज बोने और नन्हे पौधे सींचने में भी वो मेरी मदद करता। उसका बचपन लौटता जा रहा था। लाल गुलाब को वह लालू कहता और हरी हरी घास को हरिया। लगता था पौधों फूलों से उसकी गहरी दोस्ती हो गई। यह भी तो एक समस्या ही थी कि पास पड़ोस में उसका हम उम्र कोई नहीं था, वरना शायद बात इतनी बढ़ती ही नहीं। बाग की गंदगी साफ करते करते मैं उसके मन में भी जाने अनजाने पनपी अवांछित समस्याओं का निराकरण करने लगी। सचमुच अच्छे संस्कार डालना कितना मुश्किल है। ठीक इस लॉन की घास की तरह एक भी जंगली घास गलती से उग जाए तो वह आनन फानन फैलकर पूरे लॉन की कोमल घास को ढक देती है, यदि उसे समय पर उखाड़ा ना जाए। वरुण की दिनचर्या में अब ठहराव आता गया। स्कूल से लौटकर खाना खाना, फिर कुछ देर सोना, उठकर होमवर्क करना, शाम को मेरे साथ बागबानी, फिर हम दोनों कुछ दूर तक टहलने निकल जाते। इधर बागीचा भी फलता फूलता जा रहा था। उधर वरुण भी अपनी दादी की मौत की बात कुछ कुछ भूलता जा रहा था। इन्होंने वरुण के बदलाव को लक्ष्य किया और मेरी सफलता पर मेरी पीठ ठोकी। बागबानी धीरे धीरे मेरा पहला शौक बनता जा रहा था। एक दिन यूं ही जब बगीचे में पानी दे रही थी, वरुण ने पूछा, माँ, पेड़ पौधों में भी जान होती है ना? हाँ, तभी तो हम उन्हें पानी पिलाते हैं और वे बढ़ते भी हैं। वे बूढ़े भी होते हैं। उसका अगला सवाल था। मैं उसके इस सवाल पर कुछ चौकन्नी हो गई। उसके बाद बम की तरह उसका हमेशा का सवाल भी आधम का, क्या वे भी मर जाते हैं? हाँ, बूढ़े होने के बाद मर जाते हैं, मैंने संयत स्वर में कहा। मैंने तो कभी पेड़ों को अपने आप मरते हुए नहीं देखा। तुम अभी छोटे हो, तुमने अभी बहुत कुछ नहीं देखा। नहीं, मैंने बहुत कुछ देखा है, वरुण दृढ़ स्वर में बोला। हमारी कॉलोनी में लगे हुए पेड़ों को लोग कुल्हाड़ी से काट रहे थे। काटने से वो मर जाएंगे। कल उन्हें होली में जलाया जाएगा, जिस तरह दादी को। उसके शब्द मेरे मस्तिष्क में हथौड़े की भांति पड़ रहे थे। वरुण का बचपन भी शायद असमय घटी घटनाएं देख सुनकर दम तोड़ देना चाहता था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और हाथ से पानी का पाइप फिसलकर गिर गया। मैंने देखा वो पानी कच्ची मिट्टी के बजाय पक्के आंगन की ओर निष्फल निरुद्देश्य बह रहा था, मेरे प्रयत्नों की तरह। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।